बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। दुनिया गैर मामूली वाकयात से भरी पड़ी है। ये वाकयात बाकी लोगों के लिए तो तफरीह का सबब बनते हैं, लेकिन जिसके साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं वो कभी भी दोबारा सर उठाकर जी नहीं सकता और ना ही कभी इन वाकयात को भूल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही वाकया मेरी जिंदगी में पेश आया जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। ये मेरे साथ एकदम से पेश नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी थी और वो कहानी मेरे बचपन से शुरू होती है। यानी जब मैं 5 साल की थी तब से मेरे साथ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए थे। तब तो इन वाकयात की तरफ मेरे घर वालों ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो यही समझते रहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या हमेशा की तरह शरारत कर रही हूँ, जबकि मैं उन्हें बता बता कर थक चुकी थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब हकीकत है। उस वक्त उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि मेरी तमाम बातों को ड्रामा करार दिया। लेकिन जब फिर पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और किसी को भी इस मौजज़े पर यकीन नहीं आ रहा था जो मेरे साथ हो चुका था। उस वक्त भी मैं सबसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, सिवाय मेरी अम्मी के। मैं 5 साल की थी और हमेशा की तरह गली के आवारा बच्चों के साथ खेल रही थी, जब मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने अपना सर झुकाया हुआ था। वो लहरा लहरा कर चल रही थी, यूं लग रहा था जैसे उसने भंग पी रखी हो। उसे देखकर मैं हंसने लगी और बच्चों को कहने लगी कि वो देखो वो औरत कैसे चल रही है। मेरी बात सुनकर बच्चों ने उस तरफ देखा जहाँ मैं इशारा कर रही थी और फिर मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, वहाँ पर तो कोई औरत नहीं है। मैंने पहले अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर दोबारा उस तरफ देखा जहाँ पर वो औरत अभी भी खड़ी थी। अब उसने अपना चेहरा उठा लिया था और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अजीब सी थी, जबकि उसकी आंखों में दहशत फैली हुई थी। उसका चेहरा सबसे मुनफरिद था। यही वजह थी कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे उसका चेहरा याद रह गया था। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं तेजी से वहां से भागी ताकि अपनी अम्मी को जाकर इस औरत के बारे में बता सकूं, क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। मुझे वो किसी भी सूरत नॉर्मल महसूस नहीं हो रही थी। बिलाशुबा मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मेरा दिमाग बाकी बच्चों की निस्बत बहुत तेजी से काम करता था। इससे पहले कि मैं घर के अंदर दाखिल होती, मेरी अम्मी पहले ही बाहर निकली और मेरे सर पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि यूं आवारा बच्चों के साथ मत खेला करो, लेकिन तुम हो कि जिससे मेरी कही हुई कोई बात समझ में नहीं आती। अम्मी मेरी बात सुने बगैर ही मुझे डांटने लगी थी। मैंने अम्मी को इस अजीबोगरीब औरत के बारे में बताया तो वो मेरे कान खींचने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें ये भी समझाया है कि झूठ ना बोला करो, ये बहुत बुरी आदत होती है। अब चलो जल्दी से अंदर जाओ, ऐसा ना हो तुम्हारे अब्बा वापस आ जाएं। लिहाजा अम्मी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे घर के अंदर ले गई। और फिर मुझे उस औरत की वजह से इतना डर महसूस हुआ कि मैं 1 हफ्ते तक बुखार में मुब्तला रही। और सबसे खतरनाक और हैरत की बात तो ये थी कि बुखार में भी मुझे वो औरत दिखाई देती। अक्सर तो वो मेरे करीब आकर बैठ जाती थी और कभी कभार वो मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियां भी रखती थी। मुझे उससे बहुत खौफ महसूस होता था। मैं चिल्लाना चाहती थी और घर वालों को बताना चाहती थी कि ये औरत भी इस घर में रहती है, लेकिन मैं किसी को भी बता नहीं पाती थी। और अगर किसी के सामने गलती से उसका जिक्र कर भी देती तो सब मेरा मजाक बनाते और कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। लिहाजा अम्मी को ये लग रहा था कि मुझे बुखार गर्मी में खेलने की वजह से हुआ है। अब मैंने कुछ भी बोलना छोड़ दिया था और बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्तों तक चलता रहा और फिर 2 हफ्तों के बाद वो औरत अचानक वहां से चली गई। उस औरत के जाने के बाद मेरी जिंदगी काफी हद तक सुकून में आ गई थी। मैं पहले जो हर वक्त डरी सहमी रहती थी और डर के मारे अम्मी से दूर नहीं होती थी, क्योंकि जैसे ही मैं अम्मी से दूर होती वो औरत मेरे पास आकर बैठ जाती थी और मेरे हाथ पकड़कर उन्हें थपकने लगती थी। उसके एक एक अमल से उसकी मोहब्बत साफ वाज़ेह होती थी, लेकिन मुझे उसकी मोहब्बत से खौफ आता था। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सिर्फ मैं ही उसे देख सकती थी, बाकी कोई घर वाला उसे देख नहीं पाता था और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी।
एक दिन मैंने दादी से इस मामले के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उन्हें इस औरत का नहीं बताया और ना ही उन्हें ये बताया कि वो औरत मुझे दिखाई देती है। मेरी बात सुनकर दादी जज्बाती हो गई और मुझे समझाते हुए कहने लगी कि ये इंसान नहीं होते, बल्कि ये और ही मखलूक होती है जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों को नजर आती है। ज्यादातर ये उन लोगों को नजर आती हैं जिन पर ये आशिक हो जाती हैं। दादी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो औरत गायब हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस वाक़े को भूल गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अभी मेरी जिंदगी की आजमाइश शुरू हुई है। अभी मेरी जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात रहते हैं जिनका मैंने सामना करना है और बहुत सी ऐसी मुसीबतें पड़ी हैं जिन्हें मैंने हल करना है। वो औरत तो कुछ अरसे के बाद वहाँ से चली गई, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक छोटी सी बच्ची नजर आने लगी जो मेरी अपनी ही हम उम्र थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसके बाल हर वक्त खुले रहते थे, जबकि उसकी आंखों से हमेशा खून टपकता रहता था। एक दिन वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम अचानक ही जमीन पर जम गए। मैं जाकर भी नहीं हिल पा रही थी और ना ही कोई आवाज निकाल पा रही थी। मुझे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद जब मैंने आंखें खोली, मैंने देखा सामने अब वो बच्ची नहीं बल्कि वही औरत खड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो औरत झुकी और मेरी थोड़ी को पकड़कर मेरे चेहरे को ऊंचा किया और फिर मेरे चेहरे पर प्यार करने लगी। उसके जिस्म से और उसके मुंह से एक बहुत ही बदसूरत बदबू आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मजीद थोड़ी देर वो मेरे पास खड़ी रही तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। अब मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे, क्योंकि एक तो मैं बहुत कम उम्र थी और दूसरा अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मेरी हद खत्म हो गई थी। मैं बस किसी तरह से इस किस्से को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि इसे ना सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी तबाह हो रही थी, बल्कि मेरा किसी और चीज में दिल भी नहीं लग रहा था। हर वक्त मुझे यही लगता रहता जैसे कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे पास तेजी से चलता हुआ आ रहा है। ये सब महसूस करके मैं एकदम ही सीधी होकर बैठ जाया करती, लेकिन फिर अचानक ही वो तमाम एहसासात खत्म हो जाते और वहाँ पर गहरा सकून छा जाता था। मेरी उम्र अब 14 साल हो चुकी थी, लेकिन वो औरत मुझे अब भी दिखाई देती थी। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब वो हफ्ते में मुझे सिर्फ एक बार नजर आती, जबकि पहले तो मैं उसे हर वक्त देखती रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे क्या चाहती है, लिहाजा मेरा दिल था कि मैं आखिर उससे पूछ ही डालूं कि उसका मकसद क्या है, वो मुझे क्यों तंग कर रही है और मुझे क्यों नजर आती है। जितना मुझे अंदाजा था मैं उसकी कोई भी ऐसी मदद नहीं कर सकती थी, फिर उसका मेरे पास आने का भी कोई जवाब नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो एक बहुत बड़े मकसद से मेरे पास आई है, और थोड़े ही अरसे के बाद इस मकसद के आसार मुझे नजर आने लगे, जब इसने ना सिर्फ मुझे डराना शुरू कर दिया बल्कि इसके साथ साथ धमकाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी तबीयत काफी खराब थी। यही वजह थी कि उस दिन मैं घर पर ही रुक गई, जबकि मेरे बाकी तमाम घर वाले मेरे कजिन की शादी पर गए हुए थे। चूँकि उन दिनों मुझे वो औरत नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा मैंने यही सोचा कि अब भी वो नजर नहीं आएगी। लेकिन ये मेरा सिर्फ और सिर्फ वहम था। मैं लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब अचानक टीवी बंद हो गया। ये देखकर मुझे शदीद खौफ का एहसास हुआ और मैं टीवी ठीक करने के लिए चली गई। जैसे ही मैं टीवी के पास जाकर खड़ी हुई, टीवी दोबारा से चलने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं सोफे के करीब पहुंचती, टीवी दोबारा से बंद हो गया और फिर जब मैं उसकी तरफ बढ़ी, वो दोबारा से ऑन हो गया था। अब ये एक अजीब सा ड्रामा शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं इस कमरे में अकेली नहीं हूँ, बल्कि कोई और भी मौजूद है। मेरा सबसे पहला ख्याल उस अजीबोगरीब औरत की तरफ गया, क्योंकि जब भी वो मेरे पास आई थी या मेरे सामने जाहिर हुई थी, उस वक्त मेरे आगे पीछे एक अजीब सी बू फैल जाती थी और इस बू को मैं लाखों में पहचानती थी। और फिर मेरा डर सच साबित हो गया। वो औरत मेरे सामने हाजिर हो गई, लेकिन आज वो मुझे बहुत ही खौफनाक नजरों से घूर रही थी। यूं लग रहा था जैसे आंखों ही आंखों में वो मुझे खा जाएगी। मुझसे ज्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देखा गया। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी जब मेरे कदम दोबारा से जमीन पर जम गए और मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही है। मेरे करीब आकर वो रुक गई और बहुत गौर से मेरे चेहरे को देखने लगी और कहने लगी कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी कि तुम्हें अपनी पैदाइश पर भी अफसोस होने लगेगा।
वो बहुत ही सफाकी के साथ ये बात कह रही थी और फिर उसने मुझे कहा कि उस कौम को सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्तों के बाद तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने होगा। ये कहकर वो फौरन वहां से चली गई, जबकि मैं सोचने लगी कि 2 हफ्तों के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है। और फिर मुझे याद आया कि 2 हफ्तों के बाद मेरी सालगिरह थी, जहां मैं 15 साल की होने जा रही थी। अब तो मुझे 15 साल का होने में डर लग रहा था। मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन इस कम उम्र में ही मैंने बहुत कुछ देख लिया था और शायद अगर कोई और मेरी जगह ये सब कुछ देखता तो आज जिंदा न रहता। मैं भी दुआ कर रही थी कि काश मेरा दिल मजबूत होने के बजाय कमजोर होता, कम से कम मुझे इतनी तकलीफ तो ना उठानी पड़ती। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं यही सोचकर खुद को तसल्ली देने लगी। दिन बहुत तेजी से गुजरते जा रहे थे। अब मेरी सालगिरह को सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और फिर मेरी सालगिरह का दिन भी आ गया। तमाम घर वाले बहुत पुरजोश थे। उस दिन मैं भी बहुत खुश थी। सुबह के वक्त तो मैं काफी डरी थी कि पता नहीं वो औरत मेरे साथ क्या करेगी, लेकिन दिन के वक्त जब मेरी दोस्तें और मेरे घर वाले इकट्ठे हुए तो मैं उस औरत को भूल गई और अपनी सालगिरह की तैयारियां करने लगी। रात के वक्त हमने बहुत धूमधाम से सालगिरह मनाई थी। न सिर्फ मोहल्ले के बल्कि मेरे खानदान के सारे लोग भी जमा हुए थे। उस दिन मेरी कजन भी मेरे घर आई हुई थी। वो न सिर्फ मेरी कजन थी बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, जिसके साथ मिलकर मैं हर तरह का हल्ला गुल्ला करती थी। लेकिन आज वो मुझे बहुत चुपचाप नजर आ रही थी और उसकी ये खामोशी मुझसे हजम नहीं हो रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो वो मुझे कहने लगी, ज्यादा कुछ भी नहीं, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं घर वापस चली जाऊं। उसने अपने सीने को मसलते हुए कहा। उसे सीना मसलता देखकर मैं परेशान हो गई और उससे पूछने लगी कि कोई ज्यादा बड़ा मसला तो नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा है। न जाने क्यों मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे मुसलसल देखे जा रहा हो, लेकिन जब उन्हें देखती हूँ तो मुझे कोई भी नजर नहीं आता। इसके अलावा भी मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि घर जाकर आराम करूँ। यही वजह है कि आज के दिन मैं तुम्हारे घर नहीं ठहर सकती। कजन की बात सुनकर मेरी नजरों के सामने दोबारा वो औरत घूमने लगी। मुझे यकीन था कि हो ना हो ये वही औरत है जो मेरी कजन को परेशान कर रही है। इस वक्त तो मैंने अपनी कजन से इस किस्म के किसी भी वाक्य के बारे में नहीं पूछा और उसे घर जाने की इजाजत दे दी। अब मैंने पूरी रात अपने कमरे में अकेली गुजारनी थी। एक तो ये रात उस औरत की बताई हुई थी और दूसरा मैंने सोचा था कि अपनी कजन के साथ मिलकर मजे करूंगी। लिहाजा प्लान फेल हो जाने की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। अभी मैं बिस्तर पर जाकर बैठी ही थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई अलमारी जोर जोर से बजा रहा हो। जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मुझे यूं लगने लगा जैसे कोई अलमारी के अंदर बंद है और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैंने उसे अपना वहम करार दिया, लेकिन जब आवाजें तेज हो गई तो मैं ना चाहते हुए भी उठ गई और अलमारी की तरफ चल दी। लेकिन अलमारी खोलते ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, क्योंकि इस वक्त मेरे जहन में हॉरर फिल्म का सीन चल रहा था, जिसमें अक्सर ऐसा ही होता था कि जब भी अलमारी खोलो तो सामने से या तो भूत निकलता है या फिर कोई मुर्दा कदमों में जाकर गिर जाता है। मुझे भी इस किस्म के हालात लग रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत की और अलमारी खोल दी। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मेरी भांजी तेजी से मेरे कदमों में गिरी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। अपनी भांजी की ये हालत देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसे जल्दी से उठाया और उसे उसकी हालत दुरुस्त करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे बहुत मुश्किल से सांस आ रही थी। फिर मैं उसे सांस देने लगी। अचानक मुझे बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी भांजी को उठाया और बाहर चली गई, जहाँ पर मेरी बहन सहन में बैठी रो रही थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे और अपनी बेटी को देखा तो एकदम ही पुरसकून हो गई और तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मैं इसे कब से ढूंढ रही हूँ। मेरा शौहर इसे ढूंढने के लिए घर से बाहर चला गया है। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारे कमरे में मौजूद है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरी भांजी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आनी बहुत गंदी है, आनी बहुत गंदी है। उन्होंने मुझे अलमारी में बंद कर दिया था। मुझे इनके पास नहीं रहना, मुझे आपके पास रहना है। उसकी हालत अब थोड़ी बेहतर हो गई थी। यही वजह थी कि वो बोलने की भी काबिल हो गई थी।
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बोलने की हिम्मत आ जाने के बाद वो इतना बुरा बोलेगी। मैंने पहले हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी माँ की तरफ देखा, जो हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी। फिर मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि मेरी भांजी ने जल्दी से मेरी बात काटी और कहने लगी, नहीं, इन्होंने मुझे बंद कर दिया था, ये खुद मुझे अपने कमरे में लेकर गई थी। इन्होंने मुझे कहा था कि ये मेरे साथ एक खेल खेलेंगी, लेकिन इन्होंने मेरे साथ कोई खेल नहीं खेला, बल्कि मुझे अलमारी में बंद कर दिया। वहाँ पर मेरा सांस बंद हो रहा था और एक अजीब सी औरत भी थी जो मुझे देखे जा रही थी। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी भांजी न जाने क्या कह रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी तक इसी बात पर अटका हुआ था जो उसने कहा था कि वहाँ पर एक औरत भी थी जो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी। अब उसकी ये बात सुनकर सारी कहानी मेरी समझ में आ गई थी कि मेरी भांजी को इस अलमारी में बंद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो औरत थी। थोड़ी देर बाद मेरा बहनोई भी घर के अंदर दाखिल हो गया। दरअसल मेरी अम्मी ने उसे कॉल करके बता दिया था। अपनी बेटी को दोबारा हासिल करके वो बहुत खुश था। इससे पहले कि मेरी भांजी दोबारा से वो कहानी मेरी बहनोई को सुनाती, मेरी बहन ने उसे खामोश कर दिया और कमरे में लेकर चली गई। आंखों ही आंखों में उसने मुझे पुरसकून रहने का इशारा किया, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलती और ऐसा काम मैं कर ही नहीं सकती थी जिस काम में मेरी जान से भी ज्यादा अजीज भांजी की जान को खतरा हो। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन बाद में जाकर पछताई, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाई। और जब भी वो वाकया मुझे याद आता है मेरी रूह कांप जाती है और मैं सोचती हूँ कि इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी मैं कैसे जिंदा बच गई थी, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इस वक्त कब्र में गहरी नींद सो रहा होता, जबकि मैं अभी भी सांस ले रही थी। बिलाशुबा माजी के वाकयात मुझे अक्सर डरा देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी जब दोबारा से मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मेरे बिस्तर को कोई जोर जोर से बजा रहा हो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये वही औरत है, लिहाजा मैंने उससे पूछना भी गवारा नहीं किया और मैं दोबारा लेट गई, जबकि अंदर से मेरा दिल बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जिस्म इस वक्त पसीने में शराबूर हो चुका था। शदीद सर्दी में भी मुझे पसीना आ रहा था। मैं इसी हालत में बैठी हुई थी जब मेरे कान में दोबारा से सरगोशी हुई, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये सरगोशी सुनकर मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप उठा। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी कुछ ऐसा पेश आएगा जिसका मैं कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती, और फिर वैसा ही हुआ। अचानक ही कमरे की लाइट बंद होने लगी और फिर दोबारा से जलने लगी। एक अजीब सा माहौल बन गया था। ये किसी फिल्म का मंजर लग रहा था। अचानक ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि बाहर हर तरफ अंधेरा फैला था और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई ट्रॉली खींचकर कमरे के अंदर दाखिल हो रहा हो। जैसे ही मैंने सामने का मंजर देखा, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। बाहर से वही औरत आ रही थी जो कि मेरी सालगिरह का गाना गा रही थी। उसके काले स्याह बाल इस वक्त जमीन पर लग रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नहुसत फैली थी। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसे देखकर मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं हिल पा रही थी। इसके साथ ही मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी। एक अजीब सी बेबसी थी जो मेरे पूरे जिस्म पर सवार हो गई थी। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऊंचा ऊंचा चिल्लाऊं और सबको अपनी मदद के लिए इकट्ठा कर लूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अचानक ही मेरा दिल बंद होने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि मैं बेहोश होकर गिरती, मेरे जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और मैं दोबारा से उठ बैठी। अब की बार मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। मैं जो सोच रही थी कि अभी कुछ मुद्दत के लिए मेरी इन सब से जान छूटने जा रही है, लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरा वहम था। अचानक ही वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने मेरे सामने केक रखा, लेकिन केक को देखकर मुझे उल्टी आने लगी, क्योंकि वहाँ पर जानवरों का कच्चा गोश्त था और उसके साथ ढेर सारा खून पड़ा था। उसकी बू से ही मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मैंने वो जल्दी से पीछे किया। जैसे ही मैंने उससे पीछे किया, वो औरत नाराजगी वाले अंदाज में कहने लगी,
अरे अरे, इसके साथ ऐसा सलूक मत करो, बाद में जाकर तुमने यही सब कुछ खाना होगा। ये कहकर वो मकरूह हंसी हंसने लगी और अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने उससे पूछ डाला कि आप कौन हैं और मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, बल्कि वो तुम्हें परेशान कर रही है। ये कहकर उसने दोबारा से वो गोश्त मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन अब की बार मैं वाकई में बेहोश हो गई थी। लेकिन क़नूदगी में जाने से पहले मेरी कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी, वो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेगी और मैं तो सिर्फ उसका हुक्म मानने वाली एक गुलाम हूँ जो उसके हुक्म पर ये सब कुछ कर रही हूँ। जैसे ही मैं 15 साल की हुई, इसके साथ ही मेरी बर्बादी शुरू हो गई, क्योंकि अब सबके सामने ही मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे थे, जिसकी वजह से सारे मुझे पागल समझने लगे थे। फुप्पो ने तो मुझ पर यहाँ तक इल्जाम लगा दिया था कि ये एक नफ्सियाती मरीज़ा बन गई है, इसका इस घर में अब कोई काम नहीं, बेहतर यही है कि इसे पागल खाने छोड़कर आ जाओ, वरना घर के बाकी लोगों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। वैसे भी हमारे घर में इसके अलावा भी जवान बच्चियां हैं और उनके रिश्ते अभी तय नहीं हुए थे, लिहाजा सबको यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से बाकी सब लड़कियों के रिश्ते भी रुक जाएं, और ये सिलसिला भी अगले ही दिन से शुरू हो गया था। मैं अम्मी के साथ सहन में बैठी हुई थी और रात के वाक़े के बारे में सोच रही थी। जब अम्मी ने मुझे सोचों में गुम देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हो गया है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं ना चाहते हुए भी अम्मी को अपनी गुज़श्ता रात के बारे में बताने लगी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने चंद लम्हे मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारी बात का यकीन करूंगी? जितनी शरारतें तुमने की हैं और जितने झूठ तुमने बोले हैं, तो मुझसे उम्मीद ना रखो कि मैं अब तुम्हारे किसी भी मजाक में आऊंगी। अम्मी की बात सुनकर मुझे हकीकत में सदमा पहुंचा था। मैं जो पहले बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने अम्मी के सामने सारी बात बता दी थी और इस दौरान मेरी जुबान बंद भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा सब कुछ बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अम्मी को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अम्मी थी कि मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मी मुझे कहने लगी कि अभी परसों रात ही तुमने ये ड्रामा लगाया था, उस वक्त मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? तुम मुझे कहने लगी तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारी वजह से कितने परेशान हो गए थे। अम्मी की बात सुनकर मुझे एक नया झटका लगा, क्योंकि परसों रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो अम्मी से मिली भी नहीं थी। फिर अम्मी किस बारे में बात कर रही थी? मैं बेचैनी से अम्मी से पूछने लगी कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे एक बार बता दें। अम्मी ने पहले मेरे चेहरे की तरफ हैरत से देखा और फिर मुझे पीछे हटाते हुए कहने लगी, जाओ, मेरे पास तुम्हारे फजूल के ड्रामे सुनने का वक्त नहीं। पहले ही घर का बहुत सारा काम है, तो तुम किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती हो, मुझे तो करने दो। लेकिन मैंने अम्मी के बाजू को दोबारा से पकड़ लिया और उनसे पूछने लगी कि मुझे बता दें आखिर उस रात को क्या हुआ था। अम्मी ने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हें वाकई याद नहीं है? मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और अम्मी को यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे वाकई इस बारे में पता नहीं। फिर अम्मी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, परसों रात तुम मेरे कमरे में आ गई थी और रोने लगी थी कि तुम्हें कोई रूह तंग कर रही है। मैं और तुम्हारे अब्बू बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो तो तुम्हें पीर बाबा के पास भी ले जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर तुमने बोल दिया कि तुम मजाक कर रही हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त हमें कितना गुस्सा आया था। अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा जैसे सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हों। अम्मी जो बात कह रही थी, मुझे इस बारे में वहमो गुमान तक नहीं था। और फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके बाद मेरे कजन ने भी मुझे बताया कि उसने मुझे पूरे मोहल्ले के घरों की घंटियां बजाकर भागते हुए देखा है, और उसने ये बात मेरे तमाम घर वालों के सामने बैठकर की थी। उसकी ये बात सुनकर मेरे अब्बू दोबारा से गुस्सा हो गए और मुझे डांटने लगे, जबकि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अम्मी भी बहुत ज्यादा नाराज हो रही थी। उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि अगर अब तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारी फूफो के घर ही छोड़ाऊंगी। फिर वो जाने और तुम जानो। वैसे भी वो अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही है। अगर तुमने मुझे तंग किया तो एक हफ्ते के अंदर ही मैं तुम्हारी उसके साथ शादी कर दूंगी।
अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा कलेजा अपने हाथों में दबोच लिया हो। अम्मी को अच्छी तरह से पता था कि ना तो मुझे फूफो पसंद है और ना ही उनका बेटा पसंद है, बल्कि वो खानदान में किसी को भी पसंद नहीं थे। वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि ना सिर्फ फूफो बल्कि उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा अय्याश थे और फजूल की सरगर्मियों में मुलव्विस होने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। यही वजह थी कि खानदान का कोई भी शख्स उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद चंद दिन यूं ही गुजर गए और उन चंद दिनों में मुझे वो औरत एक बार भी दिखाई नहीं दी, लेकिन उस औरत की वजह से मेरी सब घर वालों से बेइज्जती हो रही थी और हर कोई मुझे झूठा कह रहा था। और एक दिन तो हद ही हो गई। मैं घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैं अपनी दोस्त से कहकर उसके घर चली गई और उससे कहा कि वो भी छुट्टी कर ले। मैंने अपनी अम्मी को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि अम्मी मेरा दूसरों के घर जाना पसंद नहीं करती थी, जबकि अम्मी से छुपकर मैं कई बार उनके घर में पूरा पूरा दिन गुजार चुकी थी। इस बार भी मुझे यकीन था कि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, लिहाजा कॉलेज का सारा टाइम उसके पास गुजारकर जब मैं घर गई तो अम्मी सहन नहीं खड़ी थी। उनका चेहरा लाल था, जबकि उनकी आंखें भी सुर्ख थी। यूं लग रहा था जैसे वो काफी देर से रोती रही हो। मुझे देखकर वो तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी और फिर मुझे लगा जैसे मैं पकड़ी गई हूँ, लेकिन वो कोई और ही बात कर रही थी। अचानक ही वो रोने लगी और मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ने लगी और कहने लगी, तुम कब ये सारी हरकतें छोड़ोगी? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि तुम्हारे बाबा भी बहुत ज्यादा परेशान है। तुम अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की का सर खोलने की? तुम्हें पता भी है कि ये पुलिस केस बन सकता है। अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन इस बार अल्फाज मेरी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर मैं उनसे दोबारा ये बात पूछती तो वो दोबारा से यही कहती कि मैं ड्रामे लगा रही हूँ। वैसे भी अब उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं रहा था, लिहाजा इस वक्त उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और कमरे में चली आई। बाद में मुझे पता चला कि मेरी ही शक्ल की न जाने किस लड़की के साथ वहाँ पर एक लड़की की लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से उस लड़की का मैंने सर खोल दिया। दूसरी तरफ हैरत का तीसरा झटका मुझे तब लगा जब मुझे अपनी ही दोस्त की कॉल आई, जिसके घर में आज का दिन गुजार कर आई थी, और वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की का सर खोलने की। अब उसकी बात सुनकर वाकई में मेरा सर चकराने लगा था। मैंने इंतहाई गुस्से से उससे कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सारा दिन तुम्हारे पास गुजार कर आई हूँ। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, फिर तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो भी हैरत का इजहार करने लगी और कहने लगी कि वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कहकर उसने जल्दी से फोन रख दिया, जबकि मैं उससे पूछती ही रह गई कि आखिर वो ये ड्रामा क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसके रवैये के बारे में सोचा तो मुझे मालूम हुआ कि वो ड्रामा नहीं कर रही, बल्कि वो हकीकत ही बोल रही होगी। अब मुझे एक नई फिक्र होने लगी थी। अगर मैं अपनी दोस्त के घर नहीं गई तो मैं किसके घर गई थी और मैं किसके साथ सारा दिन गुजार कर आई हूँ? मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही थी जिसका खाका बना था, और वो औरत वही थी जो काफी अरसे से मुझे तंग कर रही थी। फिर मैं अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा हो। मैंने तेजी से सर उठाकर देखा तो मेरे इंतहाई करीब वो औरत खड़ी थी और मुझे बहुत प्यार से देख रही थी। वो मुझे कहने लगी कि अब बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, जब सब लोगों का तुम पर से यकीन उठ जाएगा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। मैं उसे कहना चाहती थी कि मैंने उसके साथ नहीं जाना, लेकिन मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अचानक उसने मेरे होंठों पर उंगली रख दी और डराते हुए कहने लगी कि मेरे सामने जुबान चलाने की या मेरे साथ बहस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि अब मैं उसकी गुलामी से निकल गई हूँ। अब मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, लिहाजा जब तक मैं न चाहूँ तुम किसी को भी कुछ नहीं बता सकती और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। मैं खामोशी से सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त पूरा होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो वक्त पूरा होगा फिर उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाऊंगी।
ये कहकर वो खौफनाक अंदाज में हंसने लगी, जबकि मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। अब तो कोई भी मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, और इससे ज्यादा दुख की बात मेरे लिए और कोई भी नहीं थी। अब तक वो औरत मेरे सामने अपने असल रूप में नहीं आई थी। यही वजह थी कि मैं आसानी के साथ उसके चेहरे की तरफ देख सकती थी और इससे बात भी कर सकती थी। लेकिन एक खौफ सा जो इस बात का था कि वो मेरी तरह एक इंसान है, बल्कि वो कोई और ही मखलूक है, और वो बहुत जल्द मुझे अपने साथ लेकर चली जाएगी। एक दिन मैं अम्मी के साथ सहन में बैठी थी और सब्जी छील रही थी, जब मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने आकर खड़ा हुआ हो। जैसे ही मैंने अपने सामने देखा, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वहाँ पर वही औरत इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में खड़ी थी। उसके लंबे दांत मुंह से बाहर निकले थे, जबकि उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे से गोश्त गायब था, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां थी। उसको देखकर मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। मुझे चिल्लाता देखकर अम्मी परेशान हो गई और तेजी से भागती हुई मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने अम्मी से कहा कि वो सामने देखें, वो औरत मुझे अपने साथ लेकर चली जाएगी। अम्मी ने जब सामने देखा तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद वो मेरे चेहरे की तरफ संजीदगी से देखने लगी, फिर वापस जाकर चारपाई पर बैठ गई। अम्मी को ये सब करता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और रोना भी आया था। मैं तेजी से भागती हुई अम्मी के पास गई और उनके गले लगकर कहने लगी, अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रही बल्कि सच कह रही हूँ। लेकिन अम्मी मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और ना ही उनका वजूद हरकत कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे अब वो मेरे ड्रामों से तंग आ गई हो। इसी वजह से उन्होंने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि यही बेहतर होगा, तुम अभी और इसी वक्त खामोश हो जाओ। अगर वहाँ पर कोई और औरत भी है तो वो तुम्हें खा नहीं जाएगी। मैंने दोबारा पीछे पलटकर देखा तो अभी भी वो वैसी ही हालत में खड़ी थी। अचानक वो मुस्कुराई और मुझे यूं लगा कि अगर ज्यादा देर तक मुस्कुराती रही तो उसके सारे दांत गिर जाएंगे। मैं ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरी रोने की आवाज सुनकर बाकी घर वाले भी बाहर आ गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो सब बारी बारी कमरे के अंदर वापस जाने लगे, यानी उन्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। अचानक वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उस औरत ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया, मैं ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी और अपने भाई के कमरे की तरफ भागी। लेकिन भाई ने भी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस कदर बेइज्जती का एहसास मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैं कुछ ना करके भी सब घर वालों की नजरों में गुनहगार ठहर गई थी, और फिर काफी देर तक मैं रोती रही और अपनी आंखें बंद ही रखी। ना तो किसी ने मुझे कोई तसल्ली दी और ना ही कोई मुझसे ये पूछने के लिए आया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बल्कि सब खामोशी से तमाशा देखते रहे। काफी देर के बाद जब मैंने आंखें खोली तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने सुकून का गहरा सांस लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी जब मुझे अम्मी की आवाज सुनाई थी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। तुम्हें पता भी है कि खानदान वालों को सिर्फ मौका चाहिए होता है बात बनाने का, और अभी भी तुम्हारे बारे में न जाने वो कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन मैं तुम्हारी ज़हनियत समझने से कासिर हूँ। मैं कभी भी नहीं समझ सकी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि ये सब कुछ करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल को खतरे में डाल रही हो। बाद में जाकर तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहकर अम्मी वहाँ से जाने लगी थी जब मैं तेजी से भागती हुई अम्मी के पास गई और उनके कदमों में गिरकर रोने लगी और उन्हें कहने लगी, अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही बल्कि सच कह रही हूँ। सिर्फ एक बार आप मुझ पर यकीन करके देखें, आपको मेरी हालत का अंदाजा हो जाएगा। अम्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन मैं आखिरी बार ये सब कुछ कर रही हूँ। अगर इस बार भी तुमने कोई ड्रामा किया या मुझे धोखा दिया तो फिर इसके बाद भूल जाना कि मैं कभी तुम्हारा भरोसा करूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि जरूर मेरे लिए कोई बेहतर रास्ता निकल आएगा। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा हुआ। लिहाजा मैं सहन में बैठी थी जब अचानक मेरी छोटी भांजी वहां पर आ गई। वो उस वक्त 8 साल की हो चुकी थी। जैसे ही वो मेरे पास आई तो एकदम से चीखने लगी और कहने लगी, नागिन नागिन।
मैं उसको उस वक्त नागिन के रूप में दिखाई दे रही थी और इस बात का अंदाजा मुझे हो चुका था। मुझे पता था कि ये सब कुछ उस औरत का जादू है जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। उसके बाद उसकी माँ भी पीछे आ गई और मुझे देखकर वो भी डर के मारे चिल्लाने लगी। उसके बाद मैं पूरे मोहल्ले में ही नागिन के नाम से मशहूर हो गई। अब मोहल्ले की औरतें रोज से मेरे दीदार के लिए आ जाती और मुझे कहती कि हमें भी नागिन बनकर दिखाओ, जबकि मैं उन्हें ये यकीन दिला दिला कर थक चुकी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक आम से इंसान हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। रात के वक्त मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी किस तरफ चलती जा रही है और आखिर में इसका अंजाम क्या होगा। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाजा खुला हो। उस वक्त मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेरा दिल पत्थर का बन गया हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से वही औरत अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। वो मेरे करीब आकर रुक गई और पूरे स्टार अंदाज में कहने लगी कि सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। 2 दिनों के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम मेरी गुलाम बन जाओगी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गई और उससे कहने लगी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी और ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने ही रखूंगी ताकि तुम किसी भी किस्म की चालाकी ना करो। इसके बाद सुनकर मेरी आंखें दोबारा आंसुओं से भर गई थीं और फिर अगले दिन मेरी देर से आंख खुली, क्योंकि सारी रात मैं जागती रही थी और इस बार मैं सोचती रही थी कि ये न जाने मुझे कहाँ पर लेकर चली जाएगी और मेरे साथ क्या सलूक करेगी और पीछे मेरे घर वालों को मेरे बारे में क्या बताएगी। मेरा जहन बहुत बुरी तरह से उलझा था। मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 17 साल थी, लेकिन जितना कुछ मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया था, इस हिसाब से मुझे यूं लग रहा था जैसे इस दुनिया में मैं सदियां गुजार चुकी हूँ। अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मजीद जिंदगी मेरे लिए मुश्किलात ही लेकर आएगी। लेकिन मैं उस औरत के हाथों भी नहीं मरना चाहती थी। दिन के 12 बजे का वक्त था। मैं लाउंज में खड़ी अपने बाल बना रही थी जब अचानक वो औरत मेरी साइड पर आकर खड़ी हो गई और मेरे चेहरे को देखने लगी। शीशे में उसका अक्स साफ नजर आ रहा था। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर भी वो खड़ी थी। उसे देखकर मैंने जल्दी से गर्दन झुका ली, जबकि वो अचानक ही वहां से गायब हो गई। उसे यूं बगैर कुछ कहे गायब होता देखकर मुझे पहले तो थोड़ी सी हैरत हुई, लेकिन फिर मैं शुक्र अदा करने लगी कि अच्छा हुआ मेरी इससे जान छूट गई। इसके बाद मैं किचन की तरफ चली गई, जहाँ पर अम्मी पहले से ही खड़ी थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अम्मी की ये हालत देखकर मैं परेशान हो गई और अम्मी से पूछने लगी कि क्या हुआ है। मुझे देखकर अम्मी रोने लगी और मुझे तेजी से गले लगाकर कहने लगी कि ये सब कब से शुरू है। पहले तो मुझे अम्मी की बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन जब मैं समझी तो मैंने अम्मी के कान में धीमी आवाज में सरगोशी की कि मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकती। अम्मी जल्दी से मेरा मतलब समझ गई और जल्दी से मुझे अपने कमरे में ले गई। लेकिन कमरे में दाखिल होने से पहले उन्होंने एक सूरत पढ़ी थी कि कोई भी जिन्नात या कोई और मखलूक हम दोनों की बातें ना सुन सके। और फिर अम्मी ने मुझसे सारी तफसील मांग ली। फिर मैंने अम्मी को बताया कि मैं 8 साल की उम्र से इस औरत को देख रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं लगी कि वो औरत मुझसे क्या चाहती है। पहले तो वो मुझे सिर्फ डराती थी, लेकिन अब उसने सबकी नजरों में मुझे झूठा करार दे दिया है और वो कह रही है कि ये बहुत जल्द मुझे अपने साथ लेकर चली जाएगी। इसके साथ साथ इसने मुझे नागिन भी मशहूर करवा दिया है। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब अम्मी भी रो रही थी और मुझसे माफी मांग रही थी कि मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा कि इन बातों का वक्त नहीं है, अभी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और फिर अम्मी ने मुझ पर कुछ आयात दम की और मुझे अपने साथ लेकर पीर साहब के पास चली गई। पीर साहब ने कहा कि तुम लोग ठीक वक्त पर आए हो, क्योंकि अगर जरा सी भी देर हो जाती तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल जाती। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो औरत एक जालिम जिनजाती है जिसे तुम्हारी नंद ने तुम्हारी बेटी के लिए भेजा है। और फिर हम पर ये राज आश्कार हुआ कि मेरी फुप्पो ने मुझ पर जादू करवाया था और उस औरत को मुझ पर भेजा था ताकि सब मुझे पागल समझने लगे और कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ना हो और वो मेरी शादी अपने बेटे से कर दे। लेकिन फिर उनका जादू नाकाम हो गया तो वो औरत उनके हाथ से निकल गई।
अब वो औरत अपनी मर्जी की मालिक थी और बिल्कुल आजाद थी। यही वजह थी कि फूफो ने भी हमारे घर में आना कम कर दिया था। और फिर वो पीर साहब हमारे साथ ही हमारे घर में आए और फिर एक अमल करके उस औरत को अपने सामने हाजिर किया और उसे यहाँ से चले जाने का कहा। लेकिन वो औरत उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुझे अजीब नजरों से घूरे जा रही थी और फिर मजबूरन पीर साहब ने उसे जला दिया और मुझे एक तावीज दिया कि ये मैं हमेशा अपने गले में पहनूं ताकि इस तरह की मजीद आफतों से महफूज रहूं। उसके बाद मेरी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल हो गई, लेकिन अभी तक मैं उस औरत को नहीं भूली। उसके मुतालिक मुझे बहुत से डरावने ख्वाब आते हैं जिसकी वजह से मैं कई कई रातें नहीं सो सकती। और ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का होता है कि अभी भी ज्यादातर लोग मुझे पागल कहते हैं और नागिन समझते हैं। मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। लेकिन मैं अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी किस्मत का सितारा भी चमकेगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।